हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूं और वो ये कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड, सारी चीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं। एक दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई फीस नहीं देनी। आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे अपना 5th चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के लिए हम आज करने वाले हैं क्विक रिवीजन पार्ट 3 और बाकी दो जो हमने इससे पहले सेशंस किए सेम चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, उसमें हमने कुछ कंसेप्ट समझे कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, रूट्स को लेके, स्टेम को लेके, फ्लावर को लेके। आज हम डील करेंगे उसके आगे के पोर्शन से। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट के बारे में। देखिए, हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था, इसी चैप्टर का जो पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेम जो होती है और रूट जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्लावर कैसा होता है, लीफ कैसी होती है और फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें फ्रूट्स कैसे बनते हैं और फ्रूट बनना फ्लावरिंग प्लांट का एक एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट फीचर होता है। मतलब जो किसी और में ना देखा जाए, सिर्फ एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में ही देखा जाता है। तो फ्रूट जो है वो कैसे बनता है? फ्रूट बेसिकली एक मैच्योर या फिर राइपेंड ओवरी होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था जब मैंने आपको ओव्यूल के बारे में पढ़ाया था और प्लेसेंटा के बारे में पढ़ाया था और पढ़ाया था प्लेसेंटेशन। वहां मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है, ओवरी किसका पोर्शन है? ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पोर्शन। आई विल शो इट टू यू। ओवरी जो होती है वो कैसी दिखती है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी, राइट? दिस इज हाउ द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर देयर, है ना? हमको पहले पार्ट में दिख रहा है ये वाला जो पार्ट था, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। ये वाला पार्ट जो है ये है स्टाइल और ये वाला पार्ट जो है ये है ओवरी। और ये पूरा का पूरा क्या है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, राइट? ओके, अब इसमें से ये जो ओवरी का पोर्शन आप देख पा रहे हो, बॉटम मोस्ट स्वोलन पोर्शन, सबसे नीचे का स्वेल्ड अप पोर्शन जो है यही है ओवरी, जो आगे जाकर के क्या बनाता है? आगे जाकर के फ्रूट बनाता है। तो एडिबल पोर्शन जो फ्रूट का हम खाते हैं वो हम क्या खाते हैं? ओवरी। क्लियर? ओके। अब ये ओवरी जो है ये फ्रूट कब बनेगी? कब ऐसा होगा कि मैम ये इतनी छोटी सी ओवरी, फ्लावर कितना बड़ा होता है, उस छोटे से फ्लावर के अंदर उससे भी छोटा एक पार्ट है जो क्या कहलाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज गायनोशियम, है ना? तो वो ओवरी से कैसे फ्रूट बना, कब बना? तो वो बना जब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था कि स्टिग्मा के ऊपर आ जाते थे कहीं से एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन्स और आकर के स्टिक हो जाते थे और फिर ये पोलन ग्रेन क्या करता था? पोलन ट्यूब बनाता था। ये पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट रिलीज करता था ओवरी में और ऑलरेडी फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता था। यहां से मेल गैमीट आया, इनका फ्यूजन हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो होगा फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ओवरी जो है वो डेवलप होती है फ्रूट में। तो हम ये तो समझ गए कि फ्रूट कैसे बनता है कि जब
फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हो जाता है, तब ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं और उसको समझते हैं। आपको नहीं लगता कभी ऐसा भी तो हो सकता था, जरूरी नहीं था ना कि हमेशा कोई एजेंट पोलन लेके आया हो, कभी ऐसा भी तो हो सकता था कि पोलन्स जो हैं वो मिस हो जाएं, वो आए ही ना। ठीक, ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती थी कि पोलन आया ही नहीं, कोई एजेंट ही नहीं था जो पोलन को लेके आए, फिर क्या होगा? फिर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं? और ऐसा भी तो हो सकता था कि पोलन आया, लेकिन पोलन जो था वो इतना अच्छा, इतना केपेबल नहीं था कि वो अपना पोलन ट्यूब बना पाता। तो अगर पोलन ट्यूब भी नहीं बना, तो क्या होगा? अगर पोलन ट्यूब भी नहीं बना तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना फर्टिलाइजेशन। ओके, अब पोलन भी नहीं आया था, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, पोलन ट्यूब नहीं बना पाया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पोलन आ भी जाए, पोलन ट्यूब भी बना ले, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर किसी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, किसी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, अगर ऐसी सिचुएशन, ये 3 सिचुएशंस अगर बनी और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? तो फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? गिव मी योर आंसर इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है, अगर ये 3 सिचुएशंस हुई और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, लिख दिया आंसर। अब मैं बताती हूं। देखो, जो फ्रूट बनने वाला होता है वो कैसे बनता है? वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ये तो हमें भी मालूम है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि प्लांट्स के पास खुद के अपने हार्मोन्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन इनमें से किसी कारणवश नहीं हो पाया तो क्या होगा? तब भी फ्रूट बन सकता है। और वो फ्रूट कैसे बनेगा, किसकी मदद से बनेगा? प्लांट ग्रोथ हार्मोन की मदद से बनेगा। और ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो वो कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा फ्रूट होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बना हो, विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दी फ्रूट। आइए एक बार देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही फ्रूट बनता है ओवरी में, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना तो वो फ्रूट कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Okay, the wall of the true fruit is called pericarp. It is divisible into 3 zones: outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp. अब ये इतना सारा क्या बोल दिया मैम आपने, कोई घबराने की बात नहीं है। ये हमारे पास एक पिक्चर है जो हमें क्या बता रही है? जो हमें बता रही है पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। ठीक, फ्रूट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी तक हमें क्या क्या मालूम है? एक पील होता है फ्रूट के ऊपर, जिसको हम पील करके हटा देते हैं, और उसके बाद एडिबल पोर्शन, और ज्यादा से ज्यादा हमको मालूम है कि उसके अंदर से सीड निकलेगा। यही पता है? नहीं, आज से इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा पता होगा। और वो क्या है? वो ये है कि ये जो आउटर स्किन होती है फ्रूट की वो कहलाती है एपिकार्प। देखो, सब जगह यहां पर हमें एक आउटर जो कवरिंग होती है, जो छिलका होता है फ्रूट का, वो क्या कहलाता है? आउटर स्किन कहलाती है एपिकार्प। उसके बाद उसके अंदर का पोर्शन जो हम खाते हैं, फ्लैशी एडिबल पोर्शन, अगर हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो मैंगो के ऊपर जो उसका पील है, जो उसका छिलका है, जो उसकी आउटर स्किन है, वो है एपिकार्प। और उसका जो पोर्शन हम खा रहे हैं, the pulpy portion that we eat is the fleshy edible part which is known as mesocarp. जो हम खा रहे हैं वो क्या है? वो है mesocarp। ठीक, उसके बाद mesocarp के अंदर इनर स्टोनी वॉल होती है। यानी मैंगो का हम सबने सीड देखा है, देखी है ना, आम की गुठली। तो वो जो मैंगो का सीड होता है वो कितना हार्ड रहता है।
आप अगर खाना चाहो तो उसे खा सकते हो, नहीं खा सकते, इट इज वेरी हार्ड। तो वो जो सीड की कवरिंग है, जो सीड का बाहर का हिस्सा है, जो कवर है उसका, वो कहलाता है एंडोकार्प, ठीक। और उस सीड को कभी फोड़ के देखना, उसके अंदर से क्या निकलता है। उसके अंदर एक छोटा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो हम कैसे समझ सकते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ बेबी प्लांट, इट इज जस्ट लाइक अ बेबी प्लांट। और यही रीजन है कि क्योंकि सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, आप सीड को जब ग्रो करते हो तो नया प्लांट ग्रो होने लगता है, जस्ट बिकॉज द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। एंड द इनरमोस्ट पोर्शन इज एंडोस्पर्म, रिजर्व्ड फूड। अब आप ये सोचिए कि जो सीड है उसको खाना कौन देगा, सीड को तो खाना देने कोई नहीं जा रहा, वो तो उसके पास इतना हार्ड बोनी कवर है कि उसके अंदर खाना जाके कौन देगा, कोई नहीं दे पा रहा है। और लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उसको दोबारा से जाके सॉइल में ना रखो और उसमें से प्लांट ग्रो ना हो। तो उस सिचुएशन में उसको फ्रूट कहां से, फूड कहां से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो वो मिलता है रिजर्व फूड मटेरियल एंडोस्पर्म की मदद से। और उसके बाद होता है सीड कोट, जो सिर्फ कवरिंग है, ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्रूट। बेसिकली इन पूरे पार्ट्स को फ्रूट के हमने दो में डिवाइड किया, एक को हमने बोला पेरिकार्प और दूसरे को हमने बोला सीड। तो पेरिकार्प में आती हैं तीन चीजें, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। और सीड में आती हैं दो चीजें, कौन कौन सी, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और बस यही बात यहां पर लिखी हुई थी। फिर से इसको देखिए, फिर से रीड करते हैं। Again, see this point. The wall of the true fruit की जो वॉल है वो कहलाती है पेरिकार्प एंड इट इज डिविजिबल इनटू 3 जोन। और उसके 3 जोन्स होते हैं, कौन कौन से, आउटर एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ये हमने अभी यहां पर देखा। पेरिकार्प में बी फ्लैशी, थिक और इट में बी ड्राई। पेरिकार्प जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है फ्लैशी हो सकता है थिक हो, या हो सकता है वो ड्राई हो, ठीक। तो ये कोई सा भी स्टेट पेरिकार्प का हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द फ्रूट। इसके बाद हम दो क्लासिक एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मैंगो का, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कोकोनट का। और इन दोनों में ही इन दोनों फ्रूट्स को बोला जाता है ड्रूप। इन दोनों फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, ड्रूप। और क्यों बोलते हैं ड्रूप, क्यों बोला, क्या मतलब है ड्रूप बोलने का, इसीलिए क्योंकि ये दो ऐसे फ्रूट हैं जो किससे डेवलप हुए, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए और सिंगल सीडेड हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी? इसका मतलब है, सी नाउ सी द वर्ड मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और कार्पिलरी इज फॉर कार्पल, यानी कि कार्पल क्या होता है, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो एक ही कार्पल वाला सुपीरियर ओवरी, ओवरी कहां प्रेजेंट थी, ओवरी सुपीरियरली प्रेजेंट थी। अपन ने पढ़ा था ओवरी के रिस्पेक्ट में जो बाकी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं वो पढ़ा था हाइपोगाइनस, एपिगाइनस। तो ये जो सिचुएशन है ये कैसी है, ये वो सिचुएशन है जहां पर ओवरी ऊपर रहती है सुपीरियरली और बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के वो ओवरी के नीचे से निकल के आते हैं। मैंने आपको ऐसा डायग्राम भी बनाकर बताया था कि ये अगर ओवरी है, ठीक है, और यहां पर ये पेडेंकल है, और पेडेंकल से फिर ये सेपल, ये पेटल और ये स्टेमन, ये सेपल, ये पेटल और ये स्टेमन, यानी कि ओवरी ऊपर है और बाकी सारे जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो नीचे हैं। ऐसी सिचुएशन रही थी इस फ्लावर की जिससे डेवलप हुआ मैंगो और कोकोनट। और इसके अंदर कितने सीड होते हैं, एक ही सीड होता है, इट इज सिंगल सीडेड। क्लियर? ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और वाइवा में भी पूछा जाता है। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब होता है, एक फीमेल पार्ट अगर प्रेजेंट है तो मोनोकार्पिलरी, और ओवरी सुपीरियर प्रेजेंट है इन रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, वो जो कि नीचे सिचुएटेड है, तो वो कहलाता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। इज दैट क्लियर? ओके, एंड देन दिस फ्रूट, मैंगो और कोकोनट से जो फूड डेवलप होता है उसको बोलते हैं ड्रूप, उसका नाम है ड्रूप, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द मैंगो एंड द कोकोनट,
भले ही वो एक जैसी ओवरी से डेवलप होते हो। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि मीजोकार्प इज फ्लैशी एंड एडिबल इन मैंगो। मैंगो का, आम का जो पोर्शन हम खा रहे हैं वो कौन सा पोर्शन है? वो है मीजोकार्प, जो नेचर में फ्लैशी और एडिबल होता है। इन कोकोनट द मीजोकार्प इज फाइब्रस। और कोकोनट में कैसा दिखता है? नारियल में कैसा दिखता है? फाइब्रस दिखता है। यहां पर हमने दो फ्रूट्स को कंपेयर किया हुआ है, ठीक। अब मैंगो में जो उसका आउटर कवर है वो कहलाता है एपिकार्प, और यहां पर कोकोनट में भी बाहर वाला जो कवर है वो कहलाता है एपिकार्प। क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, मैंगो का एडिबल पोर्शन मीजोकार्प, लेकिन इसका फाइबर वाला कोकोनट का पोर्शन मीजोकार्प, ठीक। अच्छा, ऐसा ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको पहले ये सारे पार्ट्स बता दूं, फिर मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ कि इसका पार्ट अलग था, इसका पार्ट अलग था। उसके बाद मैंगो के अंदर जो सीड है वो कैसा है? ये सीड है, ये मैंगो के अंदर स्टोनी सीड, लेकिन यहां पर कोकोनट में कैसा होता है? कंपैरेटिवली सॉफ्ट सीड होता है। उसके बाद एंडोकार्प होता है इसका पोर्शन, किसका? सीड का पोर्शन, ठीक। और यहां पर एंडोकार्प बाहर ही दिख जाता है आपको ब्राउन कलर का। वो जो नारियल का जो पोर्शन हम खाते हैं उसके बाहर का जो पोर्शन दिख रहा है, वो जो लाइनिंग दिख रही है, दैट इज एंडोकार्प। अब हमें ये देखना है कि ये डिफरेंस क्यों आया। यहाँ पे मीजोकार्प जो था वो फ्लैशी था, और यहाँ का मीजोकार्प जो था वो कैसा था? फाइब्रस था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ दैट दिस फ्रूट, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कोकोनट का फ्रूट है और जो मैंगो का फ्रूट है, देखा जाए तो कोकोनट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू मैंगो। भले ही वही सारे पार्ट्स हैं और उसकी ग्रोथ भी अलग है, हैबिटेट दोनों का अलग अलग है, तो इन सब चीजों की वजह से उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आया, ठीक। और वो डिफरेंस क्या आया? वो डिफरेंस ये आया कि यहां पर ये हो गया फाइब्रस पोर्शन मीजोकार्प, क्लियर। लेकिन लेयर्स उतनी ही रहेंगी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प और सीड। ये तीन पोर्शन अगर आपने फ्रूट के डायग्राम में नहीं बनाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलने के हैं। इसीलिए जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज को मार्क जरूर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज अबाउट दी सीड। किसके बारे में बात करेंगे? सीड के बारे में। जो सीड होता है, अभी हमने देखा कि सीड फ्रूट के अंदर कैसा होता है, फ्रूट कैसे डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है। तो सीड कैसे बना? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जब भी फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गेमीट हो गया, उस दौरान जो ओव्यूल प्रेजेंट रहता है ओवरी के अंदर, वही आगे जाकर के बनता है सीड। ओके, एंड सीड कंटेन्स टू पार्ट्स। जैसे हमने फ्रूट में दो पार्ट पढ़े थे, ऐसे ही सीड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। सीड कोट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एम्ब्रियो वो पॉइंट है जहां से आगे नया प्लांट ग्रो होगा अगर आपने सीड को लगाया। क्लियर? ओके, नाउ सी दीज पार्ट्स। अब हम यहां पर डायग्राम देखते हैं। ये हमारे सामने क्या है? एक सीड है। अब सीड के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। मतलब क्या है? जो सीड की आउटर कवरिंग जो थोड़ी डार्क दिख रही है, ये आउटर कवरिंग कहलाती है टेस्टा। आउटर कवरिंग कहलाती है, आउटर कवरिंग कहलाती है टेस्टा। और सीड का अंदर का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? टेग्यूमेन। सीड के अंदर का पोर्शन, ये वाला येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इनर पोर्शन कहलाता है टेग्यूमेन। टेग्यूमेन, ये पोर्शन टेग्यूमेन कहलाता है। क्लियर? जिसको जो डेवलप कहां से हुआ है? कॉटिलेडन। कॉटिलेडन है, ठीक। इसके बाद यहां पर एक आपको क्या दिख रहा है? ये रेडिकल वाला पोर्शन दिख रहा है, यानी कि एम्ब्रियो वाला पोर्शन है ये, जहां से नया प्लांट ग्रो होगा, ग्रोथ आएगी, ठीक। और उसके बाद छोटा सा एक यहां पर पॉइंट दिख रहा है जो क्या कहलाता है? 1 मिनट, एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये क्या कहलाता है? जहां पर इनवर्ड प्रोजेक्शन दिख रहा है, दिस इज द माइक्रोपाइल पोर्शन। माइक्रोपाइल पोर्शन है ये। क्लियर? ओके। और रेडिकल हमको मालूम है, रेडिकल का ऊपर का यहाँ पे जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल कहलाएगा। दैट इज ऑल अबाउट दी पार्ट्स ऑफ दी सीड। अब एक चीज यहाँ पर ये देखो, क्या याद करना है? टेस्टा और टेग्यूमेन याद करना है। बेसिकली हमें ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टा जो होता है वो क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है। और टेग्यूमेन क्या होता है? टेग्यूमेन होता है इनर मोस्ट पोर्शन।
अंदर का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेग्यूमेन। क्लियर? दिस पोर्शन इज कॉल्ड टेग्यूमेन। और अंदर बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? टेस्टा कहलाएगा। दैट इज ऑल। अब देखो, सीड कोट हैज आउटर लेयर कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर कॉल्ड टेगमेन। अंदर वाली लेयर टेगमेन, बाहर वाली लेयर टेस्टा, सिर्फ नाम है ये दोनों। Embryo consists of embryonal axis with a radical and plumule at opposite end and 1 or 2 cotyledon। अब क्या होता है, सीड को जब हम देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखना है जो मैं बना रही हूं, अगर हम सीड को ध्यान से देखें तो इस टाइप का दिखता है और उसमें फिर डेवलप होते हैं दो पोर्शन इस तरीके से। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? प्लूम्यूल कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। प्लूम्यूल से आगे जाके बनता है शूट यानी कि स्टेम, ठीक। और रेडिकल से बाद में क्या बनता है? लेटर ऑन रेडिकल फॉर्म्स द रूट, इट फॉर्म्स द रूट। अब ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला, ये तो जब बड़ा होगा, जब ग्रोथ होगी तब कहलाएगा ना प्लूम्यूल और रेडिकल। ये डेवलप होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस से। देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, यही है, ठीक। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है, जिसमें रेडिकल और प्लूम्यूल ऑपोजिट एंड्स पे रहते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। एंड दी 2 कॉटिलेडन, और फिर सीड कोट होते हैं। कॉटिलेडन मतलब क्या? सीड कोट, यानी कि प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग जो है वो। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था। वो कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने? कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर यहां पर कौन है? सपोजिंगली ये है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। लेकिन इसके अलावा यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स हुआ करते थे, एंटीपोडल सेल्स हुआ करते थे, और इसके साथ 2 सिनर्जिड्स भी हुआ करते थे, राइट। अच्छा, मैं सिनर्जिड ऊपर बना देती हूं। यहां पर सिनर्जिड भी हुआ करते थे, और बेसिकली इसमें होता क्या था, ये मैं आपको ऐसे बताती हूं कि यहां पर सिनर्जिड है, सिनर्जिड के पास है हमारा फीमेल गैमीट, और यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्या हैं? दीज आर सिनर्जिड्स। ये वो सेल्स होते थे जो कुछ वो रिलीज करते थे, केमिकल रिलीज करते थे, जिससे कि पोलन ट्यूब आए और ये जो फीमेल गैमीट है इसके साथ फ्यूज हो जाए, और इसके साथ फ्यूज होने से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो सिनर्जिड्स का काम था किसको गाइड करना? पोलन ट्यूब को। किसके पास लाने के लिए? फीमेल गैमीट के पास लाने के लिए। इसके बाद होते थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या होते थे? 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये क्या थे? ये थे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल का काम बताती हूँ, फिर पोलर न्यूक्लियाई का बताऊंगी। एंटीपोडल सेल जो होता था वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था इन बाकी सेल्स को, और पोलर न्यूक्लियाई जो है इसके साथ पोलन ग्रेन में से आया हुआ एक और मेल सेल, मेल गैमीट जो है वो फ्यूज हो जाता था। तो जब इस वाले पोर्शन के साथ, अच्छा आई मार्क दिस पोर्शन फर्स्ट, जब इस पोर्शन के साथ यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ कौन मिल जाता था? मिल जाता था मेल गैमीट। तो मेल गैमीट, तो ये कितने सेल है? ये एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये मेल गैमीट का तीसरा सेल। ये तीनों मिल जाते थे और फ्यूजन हो जाता था, तो कहलाता था ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम कहते थे डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ मेल गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट के साथ हुआ, दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ, और ये जो 3 सेल वाला पोर्शन है जो फ्यूज हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाया, वही आगे जाके एंडोस्पर्म बनता है। इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म, और ये एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है, फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन समझाया मैंने अभी आपको, ठीक है। जब 2 पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएं अपार्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो वो क्या कहलाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। उससे बनता था एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की क्या जरूरत है? क्या काम होता है? इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्लियर? Okay, then the seed which contains endosperm is endospermic seed.
ऐसा सीड जिसके पास डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म आ गया, वो क्या कहलाता है? एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। देयर इज नथिंग मोर इन दैट। कैस्टर यानी कि डाइकॉट और कोकोनट यानी कि मोनोकॉट में भी देखा जाता है। ठीक, उसके बाद सीड विच डज नॉट कंटेन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। क्या कोई इसमें दिक्कत है? जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बना, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं हुआ था, या डबल फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो नहीं हुआ, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट फ्यूज नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सच सीड स्टोर्स द फूड मटेरियल इन कॉटिलेडन। तो फूड मटेरियल यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलेडन में स्टोर होता है। जिसके पास एंडोस्पर्म है उसमें एंडोस्पर्म में फूड है, और वो क्या कहलाया? एंडोस्पर्मिक सीड कहलाया। जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है उसको भी फूड की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो फूड कहाँ से आएगा? वो आएगा कॉटिलेडन में रहने लगेगा फूड, वहां से आएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है बीन, पी, मस्टर्ड विच आर डाइकॉट्स, एंड ऑर्किड्स विच आर मोनोकॉट्स। और सीड विथ टू कॉटिलेडन इज कॉल्ड डाइकॉटिलेडनस सीड। एग्जाम्पल मस्टर्ड, बीन, एंड सीड विथ वन कॉटिलेडन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन। जैसे कोकोनट और ऑर्चिड, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते। अगर दो कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं किसी सीड में, तो यहां से प्लिम्यूल निकलेगा और यहां से रेडिकल निकलेगा, राइट? सो दिस पोर्शन इज प्लिम्यूल, दिस पोर्शन इज रेडिकल, और यहां पे दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं, तो ये हो गया डाइकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन। ठीक, और अगर एक ही सीड कोट है, एक ही कॉटिलेडन है, यहीं से प्लिम्यूल यहीं से रेडिकल, तो ये कहलाएगा मोनोकॉटिलेडन। डाई मतलब कि दो, तो डाई कॉटिलेडन, दो कॉटिलेडन यानी कि दो सीड कवरिंग्स, और मोनोकॉटिलेडन मतलब कि एक ही है, एक ही कॉटिलेडन है। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट दी सीड। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये डाइकॉट सीड, डाइकॉटिलेडनस सीड क्या होता है और मोनोकॉटिलेडनस सीड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। अब ये जो डाइकॉट होता है इसका सीड कैसा होता है, तो हम बात कर रहे हैं डाइकॉट सीड की। ठीक है, तो सबसे पहले ये डाइकॉट सीड बनता कहां से है? ये डाइकॉट सीड बनता है मैच्योर ओव्यूल से, मैच्योर ओव्यूल से। ओव्यूल जो है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वही डाइकॉट का सीड बनाता है, और वो कब बनाता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, दिस इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट्स इट। इसके बाद ये जो डाइकॉट सीड होता है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो इसमें होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स, और वो दो पार्ट्स क्या क्या है? एक है सीड कोट, सीड कोट, और दूसरा है एम्ब्रियो। एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। ये जो कॉटिलेडन है, ठीक है, कॉटिलेडन यानी कि बाहर के जो कवर है, बाहर का जो कवर है वो क्या है? वो कहलाता है कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। और क्योंकि कॉटिलेडन 2 होते हैं नंबर में, तो ही ये डाइकॉट कहलाता है, इतना तो पता है। तो ये जो कॉटिलेडन है ये क्या काम कर रहा है? ये कॉटिलेडन स्टोर करता है, इट स्टोर्स रिजर्व्ड फूड, रिजर्व्ड फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। क्लियर? अब कॉटिलेडन के बारे में पता चल गया, एम्ब्रियो के बारे में समझते हैं। एम्ब्रियो जो होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? एम्ब्रियो में बेसिकली एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके दो ऑपोजिट पोल होते हैं। एक्सिस मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर ऐसी है तो इसके दो ऑपोजिट पोल कौन से? एक ये और एक ये। तो ऊपर वाला जो पोल है वो बनाता है प्ल्यूम्यूल, वो बनाता है प्ल्यूम्यूल। नीचे वाला जो है पॉइंट वो क्या बनाता है? रेडिकल, रेडिकल। ठीक है, प्ल्यूम्यूल से बनता है शूट, रेडिकल से बनता है रूट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये तो इजी कंसेप्ट समझ में आया। एक बार डायग्राम देखिए। अगर ये दो कॉटिलेडन्स हैं, ठीक है, जैसे आपने
मूंग की दाल जो होती है वो कैसी होती है, वो देखिए, सबने देखी है। तो एक होती है बंद वाली और एक होती है वो टूटी हुई, ठीक। तो वो जो बंद वाली है, सब इमेजिन कर लो कि हम उसी की बात कर रहे हैं। उसमें दो सीड कोट दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये दो कॉटिलेडन्स हैं। ये क्या है, कॉटिलेडन्स। आई विल राइट दिस ओवर हियर। ये दोनों हैं कॉटिलेडन, ठीक। इसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस यहां प्रेजेंट है, ठीक। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन ग्रो करता है और एक पोर्शन नीचे ग्रो करता है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लूम्यूल। नीचे वाला पोर्शन कहलाता है रेडिकल, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये जो आउटर कवरिंग है सीड की वो कहलाती है टेस्टा, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो कहलाता है टेगमेन, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक ओपन पोर होता है, मतलब छोटा सा एक छेद जैसा होता है, ओपन पोर होता है, जो क्या कहलाता है, वो कहलाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर जब आप एक पूरा कंप्लीट, अभी तो अपन सीड को खोल चुके हैं, खोल के और अंदर से देख रहे हैं, जब आप कंप्लीट सीड देखोगे तो आपको कंप्लीट सीड कैसा दिखेगा, ये है कंप्लीट सीड, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, तो ये एक और कॉटिलेडन में इसके ऊपर बना देती हूं, ठीक है। अब ये बंद है, यहां पर एक ओपन पोर है जिसको मैंने क्या बोला, माइक्रोपाइल बोला। और माइक्रोपाइल के ठीक ऊपर यहां पर सीड में एक स्कार दिखता है, ठीक है। स्कार दिखता है मतलब एक स्क्रैच जैसा कोई धब्बा दिखता है, और वो जो स्कार है वो क्या है, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस सीड वाज अटैच्ड विद द फ्रूट, ठीक है। तो ये है हाइलम, ये कहलाता है हाइलम। और हाइलम वो जगह है जहां से सीड जुड़ा रहता है, जहां से सीड चिपका रहता है अपने फ्रूट के साथ, क्लियर। तो इतनी चीजें हमको डाइकॉट के बारे में पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, डाइकॉट बना कहां से, मैच्योर ओव्यूल से बना। कब बना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ओवरी के अंदर। दो पार्ट्स होते हैं इस सीड के, एक होता है सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो। सीड कोट मालूम है बाहर का हिस्सा है, एम्ब्रियो जो है, अच्छा एम्ब्रियो से पहले कॉटिलेडन जो है वो कैसा होते हैं, दो होते हैं, डाइकॉटिलेडन है, ठीक है। डाइकॉटिलेडन इसमें दो कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन का काम क्या है, कॉटिलेडन इट स्टोर्स द रिजर्व्ड फूड स्टोर करके रख रहा है, क्लियर। एम्ब्रियो जो है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो एंड होते हैं, एक ऊपर वाला एंड जो है वो प्लूम्यूल बनाता है, नीचे वाला एंड जो है वो रेडिकल बनाता है, क्लियर। इसके बाद हमने देखा पार्ट्स क्या क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन होते हैं, ऊपर प्लूम्यूल होता है, सबसे नीचे रेडिकल, छोटा सा एक ओपन पोर होता है जो माइक्रोपाइल कहलाता है, टेस्टा बाहर का हिस्सा होता है सीड का, टेगमेन अंदर का हिस्सा होता है, और जहां पर माइक्रोपाइल सिचुएटेड रहता है उसके ठीक थोड़ा ऊपर एक धब्बा, एक स्कार जैसा रहता है जो सीड का अटैचमेंट बताता है, क्लियर। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं, हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट वॉल बाय शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकुलस, और जो अटैच रहता है एक छोटे से स्टॉक से, एक छोटी सी डंठल से, वो कहलाती है फ्यूनिकुलस, नाम है उसका, क्लियर। When the seed is the funiculus separated from the fruit leaves a scar, जब ये फ्यूनिकुलस जो है वो सेपरेट होता है फ्रूट से तो वहां पर एक स्कार छूट जाता है और वो कहलाता है हाइलम ऑन सीड, वो हाइलम कहलाता है, ये मैंने आपको बताया। Adjacent to the hilum is a small micropyle opening on the seed coat, हाइलम के पास में ही एक छोटी सी ओपनिंग होती है और वो कहलाती है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, पाइल का मतलब है ओपनिंग।
उसके बाद द सीड कोट इज डबल लेयर्ड विद द टेस्टा एंड टेगमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया डबल लेयर दिखती है, बाहर की लेयर जो है वो टेस्टा, अंदर की लेयर जो है वो टेगमेंट कहलाती है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बल्क ऑफ द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैशी कॉटिलेडन व्हिच स्टोर रिजर्व्स फूड। मैंने आपको ये बताया कि जो कॉटिलेडन होते हैं वो रिजर्व्ड फूड को स्टोर करके रखते हैं अटैच लेटरली टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस भी मैंने आपको बताई थी उस पे अटैच रहती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज टू पार्ट्स, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जो एम्ब्रियोनिक शूट या फिर एम्ब्रियोनिक रूट भी कहलाते हैं। प्लूम्यूल से हमेशा शूट डेवलप होता है और रेडिकल से हमेशा रूट डेवलप होती है। दैट इज ऑल अबाउट द सीड। ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई, ड्रॉ करके भी और लिख करके भी। अगर आप इतने पॉइंट्स भी याद रख लोगे डाइकॉट के लिए, इतनी चीजें याद रह जाएंगी, सो दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द अनदर पोर्शन। हाँ, उससे पहले ये एक आपके लिए कंपैरिजन के लिए पिक्चर है। सी, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मैच्योर ग्रीन सीड्स, द सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ये मैं आपको बता चुकी थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहां पर देखिए अपन ने क्या देखा था कि यहां पर स्टोर हो रहा है रिजर्व्ड फूड मटेरियल कॉटिलेडन में, ठीक है, और रिजर्व फूड मटेरियल कॉटिलेडन के अलावा भी एक जगह स्टोर होता है, और वो जगह कौन सी होती है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कब बना था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ट्रिपल फ्यूजन के दौरान बना था, जब दो पोलर न्यूक्लियाई मेल गैमीट के साथ फ्यूज हो गए थे, तो क्या बना? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या काम करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। और अगर ग्रीन सीड में एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है और फूड जो है वो कॉटिलेडन वाले स्ट्रक्चर में स्टोर है, तो ये कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। क्लियर? ओके, नाउ सी दिस पिक्चर। यहां पे एम्ब्रियो ओपन है, यहां पर पूरा का पूरा सीड है। अब इस पूरे सीड में अगर आप बंद सीड को देखोगे तो आपको एक कॉटिलेडन का हिस्सा इस तरफ और एक कॉटिलेडन का हिस्सा इस तरफ दिखता है, ठीक। तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं, एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं। यहां पे बीच में ये जो एक्सिस है, बीच की ये जो एक्सिस है, बीच की ये जो एक्सिस है सेंटर में एकदम, ये कहलाती है रेफे, ठीक। इसके बाद यहां पर एक अटैचमेंट रहा होगा स्टॉक के साथ, तो वो कहलाता है हाइलम। हाइलम के बिल्कुल नीचे होता है माइक्रोपाइल यानी कि छोटी सी ओपनिंग, और सबसे नीचे वाले पोर्शन से डेवलप होता है रेडिकल, और ऊपर वाले पोर्शन से यहां पर जो प्रेजेंट होगा उससे क्या बनेगा? प्लूम्यूल बनेगा, जो बंद सीड में नहीं दिख रहा, सीड खोलने के बाद दिखता है। जब अपन सीड को खोल देते हैं तो ये क्या है? ये है कॉटिलेडन। This is cotyledon, again this is cotyledon, क्लियर? ये जो है यहाँ पर हमको इस पोर्शन में क्या क्या दिख रहा है, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो है प्लूम्यूल, और यही आगे जाकर के शूट बनाएगा यानी कि स्टेम बनाएगा, ओके। एंड देन ये वाला जो पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये कहलाता है रेडिकल, जो आगे जाकर रूट बनाएगी। रेडिकल विल बी फॉर्मिंग द रूट फॉर द प्लांट, क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन सीड एंड क्लोज्ड सीड। डेफिनेटली ये बात तो क्लियर है ना कि क्लोज्ड सीड के अंदर आपको दिखेगा नहीं ना कि क्या क्या प्रेजेंट है, इसीलिए हमने जब सीड को ओपन किया तो हमें दो कॉटिलेडन दिखेंगे, क्योंकि ये डाइकॉटिलेडनस सीड है। ऊपर प्लूम्यूल एम्ब्रियोनल एक्सिस में, ऊपर प्लूम्यूल, नीचे रेडिकल। माइक्रोपाइल और हाइलम कहां दिखेंगे? सीड के बाहर वाले पोर्शन में दिखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, क्लियर? नाउ वील स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। मेज ग्रेन यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं? भुट्टे की बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये इसी नाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख करके मार्क कर लेना। मेज इज सिंगल सीडेड फ्रूट कॉल्ड ग्रेन वेयर द पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल एंड द टेस्टा सीड कोट आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। मेज जो है वो थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि वो एक तो सिंगल सीडेड है, एक ही सीड है उसमें, जो कहलाता है ग्रेन।
क्या कहलाता है? ग्रेन। वेयर दी पेरिकार्प, यानी जो हम खाते हैं, है ना, उस पेरिकार्प की जो फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल ही होती है पेरिकार्प, एंड टेस्टा सीड कोट होता है और फ्यूज रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से, यानी कि पेरिकार्प जो फ्रूट का वॉल है और टेस्टा जो सीड का बाहर वाली कवरिंग है वो दोनों फ्यूज रहती हैं, ठीक है। There is large massive endosperm which stores food, और बहुत बड़ा massive endospermal structure है एंडोस्पर्म का जिसने फूड को कर रखा है स्टोर। Outer covering of the endosperm is proteinaceous layer called alurone layer। बाहर की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारा प्रोटीन डिपॉजिट रहता है और इसीलिए वो लेयर क्या कहलाती है? एरियोलोने लेयर कहलाती है। इट सेपरेट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। वो क्या करती है? एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करके रखती है। एम्ब्रियो हैज सिंगल लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन कॉल्ड स्क्यूटलम। इसके पास कॉटिलेडन जो होता है वो शील्ड के शेप का होता है, शील्ड के शेप का, और वो क्या कहलाता है? स्क्यूटलम कहलाता है। देखो कोई भी अलग चीज नहीं है, इस चीज से डरना नहीं है। हमने जितने पार्ट्स पढ़े हैं हम वही क्राइटेरिया लगा रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट की वॉल होती है और जो सीड का आउटर कवरिंग होता है वो चिपके रहते हैं, आपस में फ्यूज रहते हैं। उसके बाद लार्ज मैसिव एंडोस्पर्म जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा फूड स्टोर रहता है। उसके बाहर एक प्रोटीन की लेयर होती है और वो लेयर कहलाती है एल्यूरोने लेयर। सेपरेट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म, जो क्या करती है? एम्ब्रियो को दूर रखती है एंडोस्पर्म से। और एंडोस्पर्म क्या काम करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो फूड प्रोवाइड करने वाला एंडोस्पर्म अपने एम्ब्रियो से जो आगे जाके नया प्लांट बनाएगा उससे सेपरेटेड रहता है। किसकी मदद से? सेपरेट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म इज एल्यूरोने लेयर, जो कि एक प्रोटीन की लेयर है, बहुत सारा प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। एम्ब्रियो हैज सिंगल लार्ज शील्ड, एक लार्ज शील्ड के शेप का स्ट्रक्चर होता है जो इसका कॉटिलेडन कहलाता है और उसका नाम होता है स्क्यूटेलम, नाम है स्क्यूटेलम, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस दैट पॉइंट्स डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडन इज रेडिकल। ये हमेशा हमेशा का मतलब मूल मंत्र है कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उससे डेवलप होने वाला नीचे का हिस्सा, भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, नीचे का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेडिकल। रेडिकल से आगे जाके बनती है रूट। It is covered by a protective sheath called coleryza। और यहाँ पे जो रेडिकल है वो प्रोटेक्टेड रहती है, कवर्ड रहती है, और उसकी कवरिंग कौन होता है? उसकी कवरिंग का नाम है कोलेराइजा। कोलेराइजा, ठीक। Embryonal axis that points upward from the point of attachment of cotyledon is plumule covered by the leaf protective sheath called कोलियोप्टाइल। अब क्या होता है कि इसके पास होता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो है वो ऊपर से प्लूम्यूल को कवर करके रखता है, यानी कि देखो ऐसा रहा होगा कि अगर ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है? प्लूम्यूल है। नीचे वाला पोर्शन क्या है? रेडिकल है। प्लूम्यूल से बना शूट, रेडिकल से बना रूट। एक खास बात इसकी ये है कि ये जो हमारा प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करेगी, और वो प्लूम्यूल के ऊपर की कवरिंग क्या कहलाती है? कोलियोप्टाइल। ये जो है ये कहलाती है कोलियोप्टाइल, या मैं इसको लिख देती हूं, कोलियोप्टाइल कहलाती है ये कवरिंग। और जो नीचे वाली कवरिंग है जो इसको कवर करके रखेगी, किसको? रेडिकल को, जो बनाएगा रूट, वो रेडिकल को कवर करने वाला कोलियोराइजा कहलाता है। कोलियोराइजा कहलाता है, ठीक। सो इसकी ये कुछ अलग कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये वाला जो डायग्राम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये डायग्राम देके आपसे पूछ लिया जाएगा, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो नीचे वाली जो कवरिंग रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है, देखो ये रेडिकल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कोलेराइजा, ठीक है। उसके ऊपर ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कोलियोप्टाइल। उसके बाद यहां पर ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? स्क्यूटेलम कहलाता है। हमने अभी पढ़ा था ना स्क्यूटेलम के बारे में,
अभी हमने स्क्यूटलम के बारे में पढ़ा। एम्ब्रियो हैज सिंगल लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन जो बहुत बड़ा है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है स्क्यूटलम। वो दिख रहा है स्क्यूटलम, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा, देखो ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है जो फूड स्टोर करके रखता है। और एंडोस्पर्म के बाहर, एंडोस्पर्म के बाहर ये एक लेयर दिख रही है ना, ये ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, ये कहलाती है एलिरोने लेयर, जो क्या अपने अंदर रख रहा है, प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन। और बाहर की जो पेरिकार्प है और सीड कोट है ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये वाला डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से ये डायग्राम एक बार समझा देती हूं, इस डायग्राम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लेना है। क्या क्या हमने पढ़ा, आउटर पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज्ड हैं, चिपकी हुई हैं। उसके नीचे एलिरोने लेयर है जो क्या करती है, बहुत सारा प्रोटीन रखती है। उसके अंदर बहुत बड़ा सा एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म वो हिस्सा है जो फूड को स्टोर करके रखता है। उसके बाद स्क्यूटलम है, ठीक है। स्क्यूटलम क्या कर रहा है, स्क्यूटलम एक सिंगल कॉटिलेडन है, बहुत बड़ा सा, ठीक। उसके बाद एक कोलियोप्टाइल नाम की कवरिंग है जिसने प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रखा है, उसके अंदर प्लूम्यूल है। फिर रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलेराइजा। क्लियर? That is all about the seed or the grains of monocot, this maize. Clear? That's it. यहां पर हमने आज का अपना सेशन किया कंप्लीट, लेकिन टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इस चैप्टर का अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर पसंद आ गया है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना है और मुझे बता देना है। मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप जहां मुझे देख रहे हो वो मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, जो कि एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और आपके लिए इसको इजी बना दिया है क्योंकि ये सारे वीडियो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com। और यही नहीं, इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उस पर भी ये वीडियोस आराम से पढ़ सकते हो ताकि आपको अपने कोर्स की पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना आए। क्या करना है, टाइप करना है www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज खुलेगा, उसमें आप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देखेंगे, जिसे क्लिक करने पे सारी क्लासेस का ऐसे आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट लिखा हुआ। आप सिलेक्ट कर लो कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है 6 to 12, उसमें आप अपनी क्लास के लिए जाओ। 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़नी है तो उस पर क्लिक कर दो। ऑल्दो यहाँ पर बाकी सारे टीचर्स और सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन है, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पूरा जो चीजें कवर होती हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर इस पेज पर इस तरीके से लिखी है, दिस कोर्स कवर्स दी फॉलोइंग, आप उसको देख सकते हैं। नीचे लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ पर नीचे पूरे चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसको प्ले करिए तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा और आप अपने कोर्स की पढ़ाई बहुत आसानी से, आराम से कर सकते हैं। बिकॉज द ओनली मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सारी चीज समझ गए हैं। सब्सक्राइब कर लेने से कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, so that we can access to this beautiful platform of Magnet Brains. Thank you so much.